हेलो, वेलकम टू ऑल। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त कसब में। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो हमारी सीरीज चल रही थी बीएससी सेकंड सेमेस्टर की सीरीज चल रही थी इलेक्ट्रॉनिक्स की। और उसमें हमने लास्ट टाइम पे क्या डिस्कस करा था? लास्ट टाइम पे डिस्कस करा था हमने एलसीआर की डिस्चार्जिंग। क्या डिस्कस करा था? एलसीआर की डिस्चार्जिंग। ठीक है। आज एक हमारा नया और महत्वपूर्ण टॉपिक है। उस महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है रेक्टिफायर, यानी कि दिष्टकारी। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर पहले ये समझेंगे कि रेक्टिफायर क्या होता है। और रेक्टिफायर में दो चीजें होती है, एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों में से एक आना होता है। अगर मैं आपसे कहूं हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फुल वेव रेक्टिफायर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और ये वीडियो स्पेशली डिजाइन है सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि एनईपी के अंतर्गत बीएससी फिजिक्स का सारी यूनिवर्सिटियों में, मतलब सेमेस्टर सिस्टम जब से हुआ है सभी यूनिवर्सिटी में एनईपी सिस्टम आया है, सभी में एक जैसा सिलेबस हो गया है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता होगा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स पार्ट चलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का। टॉपिक है रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर में पढ़ेंगे हम हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो स्टूडेंट, ये वाली क्लास आपको जैसे कि सभी को पता होगा, ये इंग्लिश वर्जन में है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल इसमें हम काम करेंगे। स्नेहा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। एक बार जल्दी जल्दी से बताओ, मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर आ रही है क्या सभी को? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ, मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर आ रही है क्या सभी को? और भैया, आज हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफायर के बारे में। रेक्टिफायर का टोटली जितना भी बेसिक कंसेप्ट है सारा समझ कर चलेंगे। रेक्टिफायर को बोलते हैं दिष्टकारी। दिष्टकारी, और ये इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट में भी टॉपिक था आपका। ठीक है भाई। और हम और किसे डिस्कस करेंगे? अर्ध अर्ध तरंग दिष्टकारी, इसे डिस्कस करेंगे। अर्ध तरंग दिष्टकारी, इसे भी डिस्कस करेंगे, इसकी कार्यविधि को। और एक डिस्कस करेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो सबसे पहले इन दोनों टॉपिकों को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इन बेसिक कंसेप्ट का पता होना बहुत जरूरी है, और कैसे कैसे हमें काम करना है। एक बार सभी स्टूडेंट जुड़ जाओ जल्दी जल्दी से, और थंब कर दो अगर मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर आ रही है आप सभी तक। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट। चलो पहले रेक्टिफायर हेडिंग लिख देता हूं मैं, रेक्टिफायर यानी कि दिष्टकारी। क्या बोलते हैं? दिष्टकारी। और पहला कुछ बेसिक कंसेप्ट, बेसिक आइडिया ले लेते हैं। जब हमें बेसिक आइडिया का पता रहेगा तो काम हमारा आसानी से हो जाएगा भाई। ठीक है, बेसिक आइडिया का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ बेसिक आइडिया ले लेते हैं, और बेसिक आइडिया से हमारा कुछ आइडिया लगेगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। पहले बेसिक आइडिया बताता हूँ मैं आपको। कुछ बेसिक आइडिया क्या है, देखो भाई। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एसी का आपको सबसे पहले समझना चाहिए, एसी का सिग्नल कैसा होता है। एसी की फुल फॉर्म और सिग्नल का क्या मतलब होता है। अगर मैं आपसे कह लगूं, एसी होता है हमारा अल्टरनेट करंट। अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव करंट, यानी कि इसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, सबसे पहला हमें एसी के बारे में पता होना चाहिए। और जब इस टॉपिक को हम आगे जब भी अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चल पाता कि बेसिक नॉलेज हमारी क्या होती है। बेसिक नॉलेज ये होती है भैया, जो उस टॉपिक से रिलेटेड चीजें हैं वे उनमें अगर पॉइंट आए हुए तो उनका कंसेप्ट क्या है। तो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है जो टाइम के साथ चेंज हुआ है। ऐसी करंट जो टाइम के साथ कैसा हुआ है? चेंज हुआ है। चलो, एसी का सिग्नल आपको दिखाता हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से। एसी का सिग्नल कुछ इस तरीके का आता है। देखो, टाइम के साथ ये क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इधरली साइड में टाइम बढ़ रहा है, इधरली साइड में यहाँ पर करंट बढ़ रही है। पहले ये इस पॉइंट पे जब आप देखोगे, यहाँ पर ये
यहाँ पर मान लो ये इस पॉइंट पे तो 0 है, ऊपरली साइड में चलोगे तो +1। अब देखो यहाँ पे तो ये प्लस होगी, फिर 0 होगी, फिर माइनस में भी चलेगी, फिर नीचे की साइड में अगर हम चलेंगे ऐसे ऐसे तो यहाँ पे कैसी होगी, माइनस में। यानी कि एक क्षण तो ये 0 थी, फिर प्लस होगी, फिर माइनस होगी, यानी कि टाइम के साथ बदल लिए। यानी कि एसी का सिग्नल कुछ हमारा इस तरीके का रहने वाला है जो टाइम के साथ बदले, यानी कि अल्टरनेट करा, अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट बदल लिया। अब हम समझते हैं कि डीसी का सिग्नल की जब हम बात करेंगे उसे हम किस प्रकार से समझा करेंगे। डीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट। क्या होता है, डायरेक्ट करंट, यानी कि स्टूडेंट इसे बोलते हैं दिष्ट, हिंदी में बोलते हैं दिष्ट धारा। अब दिष्ट धारा का मतलब होता है टाइम के साथ ये कभी नहीं बदलती, टाइम के साथ नो चेंज, इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आता। किस में नहीं आता, आई में। ऐसे यहाँ पे लिख लो, टाइम के साथ चेंज आता है, किस में आता है, आई में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट करंट का कुछ सिग्नल इस प्रकार से रहता है, यानी कि ये पहले भी ऐसी थी, अब भी ऐसी है, और मतलब एक जैसी रहेगी हर पॉइंटों में, ठीक है, हर पॉइंटों में कैसी रहेगी, एक जैसी रहेगी, ठीक है, यानी कि टाइम के साथ नहीं बदलेगी। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एसी का सिग्नल क्या कह रहा हूं। जब हमारी क्लास आगे बढ़ेगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं एसी की बात कर रहा हूं या डीसी की बात कर रहा हूं और किस प्रकार से बातचीत कर रहा हूं। एसी और डीसी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है ये वाली बात। अब हम समझते हैं रेक्टिफायर। अब हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, अब रेक्टिफायर को यहां से हटा लेता हूं भैया। मैं अगले पॉइंट पे मैं क्या काम करता हूँ, इस बेसिक आइडिया को एक बार यहाँ पे उठा लेता हूँ, ठीक है भाई, इसे बेसिक आइडिया को यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब बेसिक आइडिया आपको पता लग गया एसी का सिग्नल कैसा होता है, डीसी का सिग्नल कैसा होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ये समझेंगे स्टूडेंट कि ये रेक्टिफायर, अगर इंट्रोडक्शन ऑफ रेक्टिफायर है तो इसका क्या मतलब है। अब समझते हैं हम रेक्टिफायर। रेक्टिफायर नाम से जैसे आपको पता लग रहा होगा, इसे बोलते हैं दिष्टकारी। क्या बोलते हैं, दिष्टकारी, ठीक है। देखो एक बार ध्यान से समझना, दिष्टकारी जैसे नाम से पता लगा, दिष्ट माने डीसी हो गया, डीसी ऐसा मतलब एक यो रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है, रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है, ऐसी युक्ति है जो क्या कन्वर्ट करती है, एसी सिग्नल को, एसी के सिग्नल को इसमें कन्वर्ट करने का काम करते हैं, एसी सिग्नल को कन्वर्ट कन्वर्ट इनटू डीसी सिग्नल, डीसी सिग्नल, यानी कि एसी को डीसी में बदलने का जो काम कर रहा है उसे हम बोलते हैं रेक्टिफायर या दिष्टकारी। अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, जो ऐसे वाली करंट को, ऐसे वाले करंट को किस में बदलने का काम कर रहा है, ऐसे वाली करंट में, ऐसे वाली करंट में, ठीक है, इस तरीके से काम कर रहा है। तो भैया ऐसी ऐसी डिवाइस को हम बोलते हैं रेक्टिफायर। एक बार थंब करके जल्दी जल्दी से बताओ, क्या आप सभी को समझ में आया है बेसिक कंसेप्ट कि रेक्टिफायर किसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि एसी के सिग्नल को कन्वर्ट किस में करें, डीसी के सिग्नल में। तो ऐसी डिवाइस को बोलते हैं, ऐसी युक्ति को बोलते हैं रेक्टिफायर। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपके माइंड में आएगा कि इसका एक एग्जाम्पल दे दो सर। तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है भैया, रेक्टिफायर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है पीएन डायोड। क्या, पीएन डायोड, ठीक है। यानी कि पीएन डायोड का प्रयोग करके हम किसी भी चीज को, यानी कि किसी भी एसी सिग्नल को किस में बदल सकते हैं, डीसी सिग्नल में बदल सकते हैं, ठीक है भैया। किस में बदल सकते हैं, डीसी सिग्नल में। अगर मैं आपसे कह लगूं कि पीएन डायोड कुछ दिखने में कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का, मैंने आपको पीएन डायोड का पूरा कंसेप्ट आपको समझा के भी आया था, ठीक है। कुछ इस तरीके का दिखता है हमें पीएन, ठीक है। ये वाला हमारा इस तरीके से पी होता है। ये जो एरो हेड है, जो एरो हेड को ये बाण की दिशा को दिखा रहा है, ये पी होता है। और ये जो स्लाइस है इसे हम एन कहते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हमेशा ये पीएन डायोड कैसे होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। जल्दी से बताओ डियर स्टूडेंट, ये वाली स्लाइड आपको समझ में आ गई कि रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है
जो एसी सिग्नल को किस में बदलने का काम करता है, डीसी सिग्नल में। और रेक्टिफायर का बेस्ट एग्जांपल है पीएन डायोड। अब ये तो था हमारा रेक्टिफायर। अब ये जो हमारा पीएन डायोड है ये किस प्रकार से आगे काम करेगा, रेक्टिफायर के कितने टाइप हमें हमारे सिलेबस में पढ़ने हैं। तो रेक्टिफायर में हमें दो टाइप पढ़ने हैं, दो तरीके की चीजें पढ़नी है। एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर कितने प्रकार के पढ़ने हैं, हमें दो प्रकार के पढ़ने हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। डियर स्टूडेंट, आप सभी को आई होप ये वाली चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं। अच्छा, स्टूडेंटों के माइंड में एक क्वेश्चन और आएगा कि भैया एक चीज और बता दो, जो एसी से डीसी में बदल रहा उसे तो रेक्टिफायर कह दिया। ऐसा हमारे घरों में एग्जाम्पल कहाँ पे देखने को मिलेगा कि रेक्टिफायर का एग्जाम्पल है? तो सबसे बेस्ट रेक्टिफायर का एग्जाम्पल है आपके मोबाइल का चार्जर। आपके मोबाइल का चार्जर क्या करता है, आपके मोबाइल का चार्जर जैसे ही आप उसे लगाते हो एसी लेता है और आपकी जो बैटरी है, बैटरी मोबाइल की, उसमें उसे कन्वर्ट कर देता है उसके चार्ज को, यानी कि एसी को डीसी में बदल रहा है आपका मोबाइल का चार्जर। समझ में आया स्टूडेंट? रेक्टिफायर का प्रयोग आप अपने घरों में भी कर रहे हो सब जगह। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, गजब एकदम। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ठीक है, अब रेक्टिफायर के तौर पे हमें दिष्टकारी के तौर पे दो तरीके की चीजें पढ़नी है। दो तरीके की चीजें अच्छे तरीके से पढ़नी है। एक तो हमें पढ़ना भैया हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। एक दूसरे वाला हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है स्टूडेंट, चलो इसे हिंदी में भी लिख देते हैं। इसे बोलते हैं अर्ध तरंग, अर्ध तरंग दिष्टकारी। क्या बोलते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी। और इसे बोलते हैं पूर्ण, पूर्ण तरंग, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अगर मैं आपसे कह लगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में दोनों में क्या अंतर है, क्या हमें करना है, तो इस चीज को समझो कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक पीएन डायोड का प्रयोग किया जाता है, एक पीएन डायोड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है जी। और फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड का प्रयोग किया जाएगा, 2 पीएन डायोड का प्रयोग करा जाएगा। अब हम इन्हें वन बाय वन इनकी वर्किंग देख लेते हैं। यानी कि जहां कहीं भी एक पीएन डायोड का प्रयोग करा जावे वहां हाफ वेव रेक्टिफायर, और जहां 2 पीएन डायोड का प्रयोग करा जावे वहां फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक की बात आई होप अभी को सभी को समझ में आ गई होगी। एक बार यहाँ तक की चीजों को नोट कर लो, फिर हम क्या करते हैं, हम अच्छे से पढ़ते हैं किसे, हाफ वेव रेक्टिफायर को। किसे पढ़ते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर को। तो सभी स्टूडेंट अपने उसमें हेडिंग लिखेंगे जल्दी जल्दी से, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो, एग्जाम में इन दोनों में से ही एक आना है, और ज्यादा कौन सा आता है, ज्यादा आता है फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए हमें अगर डायग्राम पता है तो डायग्राम के हमारे काफी अच्छे नंबर मिलते हैं, और डायग्राम हमें बहुत बड़ा बड़ा सा बना करना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, जो अच्छे तरीके से चीजें आ जाएं। चलो, अब हमारी पहली हेडिंग रहने वाली है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ, हाफ वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसे बोलते हैं अर्ध तरंग, अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो सभी स्टूडेंट मेरे साथ साथ इसके डायग्राम बनाओगे बहुत सुंदर सा।
ठीक है, एक डायग्राम बनाऊंगा। डायग्राम बनाने का तरीका ये है कि भैया इसमें एक ट्रांसफार्मर के तरीके की कहानी रहती है कुछ इस तरीके से। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल रहती है। ठीक है, क्या रहती है? प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल रहती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी कहानी अच्छे से बताने वाला हूँ। ये है हमारी P1 प्राइमरी कॉइल, ये हमारा है P2। ठीक है, यहाँ से इस पे इनपुट लेते हैं। डायग्राम बना लो सभी। डायग्राम ये होगी क्रोड कोर होगी, और यहाँ पे एक सेकेंडरी कॉइल लगी होती है, यानी कि ट्रांसफार्मर का कंसेप्ट इसमें लगता है। और अगली साइड में एक हाफ वेव रेक्टिफायर कुछ इस तरीके का, मतलब एक डायोड, सॉरी एक डायोड जो है कुछ इस तरीके का इसमें लगा होता है। इसे हम एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं जिससे कि हमें पता रहे कहानी का। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक स्विच लगा होता है, एक S1 सेकेंडरी कोयल S1 और दूसरे वाली सेकेंडरी कोयल S2। ठीक है, और यहाँ पर एक कुछ इस तरीके का लोड रेजिस्टेंस इसमें बना हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक लोड रेजिस्टेंस इसमें साथ साथ लगा हुआ रहता है। इसे लोड रेजिस्टेंस को हम आउटपुट आउटपुट का रहता है यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस तरीके का। ठीक है स्टूडेंट, ये डायग्राम बना लेंगे सभी। ठीक है, ये सभी डायग्राम बना लेंगे। और यहाँ से यहाँ पे रहता है हमारा आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट आउटपुट वोल्टेज यहाँ से रखते हैं। और यहाँ पे हमारा होता है इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज या इनपुट सिग्नल। ठीक है, या सिग्नल, यहाँ पर भी आउटपुट वोल्टेज या सिग्नल। ठीक है भाई, यहाँ पर ये पॉजिटिव और यहाँ पर ये नेगेटिव। हमारा करंट फ्लो कुछ इस तरीके से होता रहता है। तो जल्दी जल्दी से स्टूडेंट ये डायग्राम बना लो, फिर मैं आपको चीजें अच्छे तरीके से समझाता हूँ यहाँ से आगे की। जल्दी जल्दी से एक बार यहाँ का डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी से यहाँ का डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसकी कहानी समझाता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से समझना स्टूडेंट। इसमें आपको एक ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा? ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा होगा। चलो मैं इस स्लाइड को अगले उस पे मतलब कॉपी कर लेता हूँ। चलो यहीं पे बता देता हूँ। आपने क्या ये सभी सर पॉजिटिव और नेगेटिव, हाँ सॉरी सही कहा आपने, ये पॉजिटिव और नेगेटिव सही एकदम राइट, ये नेगेटिव। ठीक है जी, ये पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल सही बताया आपने, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरीके से घूमता रहता है। अब देखो एक बार ध्यान से समझ लियो। अब इसकी वर्किंग को भी अच्छे तरीके से समझ लियो, कैसा कैसा हमें लिखना। देखो यहाँ से हम ये जो सिग्नल आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से इनपुट लेते हैं, किसी भी चीज का इनपुट लेते हैं। इनपुट हमें पता है इनपुट कैसा लेना है, एसी का लेना है। कैसा लेना है? एसी का। और जो आउटपुट हमें मिलेगा, आउटपुट हमें यहां से मिलेगा। आउटपुट कौन सा मिलेगा? डीसी का मिलेगा। कैसा मिलेगा? डीसी का मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहां से हमारी जैसे ये हमारी क्या है, ये प्राइमरी कोइल है। इसे मैंने P1 क्या दिया, इसे क्या दिया P2। ये प्राइमरी कोइल है। प्राइमरी कोइल में आप देखते हो यहाँ पे कैसे है, कम फेरे हैं, कम टर्न्स हैं। लेकिन आउटपुट में कैसे हैं? आउटपुट में अगर यहाँ पे है वो सेकेंडरी कोइल में क्या, यहाँ पे ये क्या है हमारी कोर है। ये क्या है हमारी कोर है, यानी कि क्रोड है। और ये क्या है P1 P2 क्या है, यहाँ पे P1 और P2 क्या है? प्राइमरी कोइल, प्राइमरी कोइल यानी कि प्राथमिक कुंडली है। यानी कि किसी भी ट्रांसफार्मर की क्या है भैया? प्राथमिक कुंडली है। ठीक है, क्या है? प्राथमिक कुंडली है। अब ये होगी हमारी वो, यहाँ पे होगी कोर, और ये वाली S1 और S2, S1 और S2, S1 और S2 क्या है? सेकेंडरी कोइल। क्या है? सेकेंडरी
सेकेंडरी कोइल, यानी कि द्वितीयक कुंडली। क्या है? द्वितीयक, द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। ठीक है जी। अब तुम देख रहे होगे कि हमारी प्राइमरी में कैसे है, कम टर्न्स है, और इसमें सेकेंडरी में कैसे दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, ज्यादा फेरे दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा टर्न्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है जब हमारे सेकंड प्राइमरी में तो कम हो और सेकेंडरी में ज्यादा है, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर बीच में क्या होगी, ये क्रोड होगी। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर में स्टेप अप, कौन सा ट्रांसफार्मर में स्टेप अप, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर किससे कहते हैं, यानी कि स्टेप अप किससे कहते हैं, जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल दें, जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल दें। ठीक है, लेकिन हमारा वो अभी कंसेप्ट नहीं है। अब ये समझना है कि प्राइमरी कोइल में हमारे कैसे हैं, कम फेरे हैं, सेकेंडरी में कैसे हैं, हमारे ज्यादा फेरे हैं। एक बार नोट कर लो सभी। ठीक है, कैसा ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर बढ़ाने का काम करता है वोल्टेज को, किसका काम करता है, वोल्टेज को बढ़ाने का। अब देखना स्टूडेंट, जैसे ही यहां से ये हमारी P1 P2 कैसी होगी, प्राइमरी कोइल, बीच में हो गए कोर क्रोड, और यहाँ ये सेकेंडरी कोइल होगी ये वाली। तो ये क्या बन गए, इधरली साइड में क्या है, ये ट्रांसफार्मर है। अब ये ट्रांसफार्मर का, अब यहाँ से एक कहानी समझनी है अच्छे तरीके से। ट्रांसफार्मर के ये वाली जो है, जैसे ये S1 है, S1 को ये क्या है हमारा, ये है PN डायोड, PN डायोड। अब एक बात बताओ, ये PN डायोड है, देखो ये वाला P, ये वाला ऊपरली साइड वाला, ये वाला कैसा है हमारा P है, और ये वाला क्या है, N है। अब यदि मैं ऐसा मान कर चलूं, ठीक है जी, अब मैं ऐसा मान कर चलूं, ये ये क्या है हमारा, ये जो है, ये वाला जो है ये हमारा P है, और ये वाला जो है हमारा ये क्या है, N है, यानी कि ये PN डायोड है। अब देखो P को किससे कनेक्ट कर रखा तुमने, S से कनेक्ट कर रखा, S1 से। यदि मैं इसे पॉजिटिव मान लूं, लेट, अगर मैं इसे पॉजिटिव मान लेता हूं, और N को कैसा है, इस वाले को, इस वाले N को, यानी कि N N N किससे जुड़ा हुआ है, N जुड़ा हुआ है एक लोड रेजिस्टेंस से, और किससे जुड़ा हुआ है, S2 से। अब मैं S1 को तो मान लूं पॉजिटिव, और S2 को मान लो नेगेटिव, S2 को मान लो नेगेटिव। ठीक है जी, तो S1 को यदि पॉजिटिव मान लिया तो पॉजिटिव किससे जुड़ रहा, P से, और S2 को नेगेटिव मान लिया, S2 किससे जुड़ रहा है, N से। तो ये कौन सी बाइसिंग होगी, जल्दी से कमेंट करके बताओ स्टूडेंट। अगर P जुड़ रहा है पॉजिटिव से, N जुड़ रहा है नेगेटिव से, तो कौन सी बाइसिंग होगी, जल्दी से बताओ, फॉरवर्ड या रिवर्स, कमेंट करो जल्दी जल्दी से, कौन सी बाइसिंग होगी, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी 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 कमेंट करके बताओ। P तो जुड़ रहा है पॉजिटिव से, N जुड़ रहा है नेगेटिव से, तो फॉरवर्ड या रिवर्स, कमेंट करो जल्दी जल्दी, फिर आगे चलता हूं। तो जब भी कभी, बिल्कुल सही बताया स्नेहा ने, P जुड़ा है पॉजिटिव से, N जुड़ा है नेगेटिव से, तो फॉरवर्ड बाइसिंग रहेगी, कैसी रहेगी, फॉरवर्ड। तो P तो किससे जुड़ रहा है, पॉजिटिव से, N किससे जुड़ रहा है, नेगेटिव से, क्योंकि S2 को हमने नेगेटिव मान लिया और S1 को हमने पॉजिटिव मान लिया। तो ये कैसा PN डायोड कैसा हो गया, फॉरवर्ड बाइस में। और मैंने आपको बताया था हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक ही डायोड लगा हुआ है, कैसे लगा, केवल एक ही डायोड लगा हुआ है। अब देखियो ध्यान से, अगली स्लाइड में, अगले पेज पर मैं आपको कुछ इसकी, इस डायग्राम से जुड़ी हुई कहानी बता देता हूं। पहले वाले केस में हम क्या काम करेंगे, S1 जो है हमारा, S1 जो है उसे पॉजिटिव मानेंगे, और इसे ऐड करेंगे P से। ठीक है जी, और S2 को कैसा मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे, और इसे ऐड करेंगे N से। ठीक है जी, तो यहाँ पे जब हमारा P पॉजिटिव से, N कैसा हो जाएगा, नेगेटिव से, तो कौन सी बाइसिंग होगी, जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे फॉरवर्ड बाइसिंग, कैसी बाइसिंग होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, आपने कहा भैया अग्र अभिनति हुई, यहाँ कौन सी हुई, अग्र अभिनति, फॉरवर्ड बाइसिंग को हिंदी बोलते हैं अग्र अभिनति। ठीक है जी, बहुत बेहतरीन। अब फॉरवर्ड बाइसिंग में होता क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग में तो होता है करंट, तो होता है ज्यादा, करंट कैसा होता है, ज्यादा, यानी कि धारा का मान कैसा होता है, ज्यादा, और रेजिस्टेंस का मान कैसा होता है, प्रतिरोध का
जल्दी से बताओ कमेंट करके। रेजिस्टेंस का मान होता है कम, प्रतिरोध का होता है कम। ठीक है जी। और जब धारा का मान ज्यादा होता है तो इसका सिग्नल मिलता है। आप ये वाली बात याद रखना, जब धारा का मान कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा तो सिग्नल हमें मिलेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्टकट में, सिग्नल हमें मिलेगा। सिग्नल मिला, ठीक है जी। अब एक बार तो हमने S1 को पॉजिटिव मान के P से जोड़ दिया, S2 को नेगेटिव मान के N से जोड़ दिया, फॉरवर्ड बायसिंग मिली, तो हमारी करंट फ्लो होगी, मतलब करंट ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस कम होगी। करंट ज्यादा होगी तो सिग्नल हमें मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ गई। अच्छा, ये तो एक बात रही, ये तो आपको एक बात रही। अब की बार हम क्या काम करेंगे दूसरे स्टेप में। एक बार तो फर्स्ट बार ये करेंगे काम। पहली बार में तो हम S1 को P से और S2 को N से और S1 को पॉजिटिव, ये सेकंड बार में अल्टरनेट करके एक बार सेकंड बार में क्या करेंगे, S1 को तो अब की बार नेगेटिव मान लो और S2 को अब की बार पॉजिटिव मान लो, और S1 किससे जोड़ दो, P से, S2 को किससे जोड़ दो, N से। तो अब की बार कौन सी बाइसिंग हो जाओगी, कमेंट करो जल्दी से, कौन सी बाइसिंग हो जाओगी, रिवर्स बाइसिंग। कौन सी बाइसिंग हो जाओगी, रिवर्स बाइसिंग, यानी कि पश्च अभिनति। कैसी बाइसिंग हो जाओगी, पश्च अभिनति, पश्च अभिनति। तो पश्च अभिनति में, रिवर्स बाइसिंग में करंट कैसा होता है, करंट का मान बहुत कम होता है, यानी कि धारा कैसी रहती है, धारा कैसी रहती है, बहुत कम। और रेजिस्टेंस कैसा होता है, रेजिस्टेंस कैसा होता है, बहुत ज्यादा। प्रतिरोध कैसा रहता है, बहुत ज्यादा। ठीक है जी। जब हमारी करंट जा रही थी तो सिग्नल हमारा मिल रहा था, लेकिन इस वाली बार में करंट हमारी कम है तो क्या सिग्नल मिलेगा, कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी से, कमेंट करके बताओ क्या सिग्नल मिलेगा। जब हमारी रिवर्स बायसिंग थी तो करंट कम था तो हमारा सिग्नल नहीं मिलेगा। अगर आपको ये दो बातें पता है, सिग्नल नहीं मिलेगा। अगर ये दो बातें आपको पता है तो हमारा ये वर्किंग आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। क्या बताया मैंने आपको, ये वर्किंग अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है जी। अब एग्जाम में लिखना कैसे कैसे है वे सारी चीजें मैं आपको एक बार बता देता हूँ। लिखने का मेथड आपको एक बार अच्छे तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको, आपने मैंने आपको बताया था बेसिक सेकंड ईयर, बीएससी सेकंड ईयर की फिजिक्स चली हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स रेक्टिफायर टॉपिक है। यहाँ तक ये वाली रेक्टिफायर को हम डिस्कस करा था। अब हम हाफ वेव रेक्टिफायर देख रहे हैं। अब देख लो यहाँ पे, ये बेसिक आइडिया था, ये भी नहीं लिखना, ये तो बस आपको खुद समझने के लिए हो। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हमें लिखने का तरीका नहीं समझ में आता, तो समझ लो एक बार। एसी सिग्नल, ये तो आपका बेसिक आइडिया था, ये तो आपको समझना था कि भैया एसी का सिग्नल ऐसा होता है, डीसी का सिग्नल ऐसा होता है। तो ये तो रेक्टिफायर में बिल्कुल भी नहीं लिखना। क्वेश्चन में आ गया व्हाट इज रेक्टिफायर, प्लीज डिस्क्राइब, मतलब डिस्क्राइब द या एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहले तो ये रेक्टिफायर का पार्ट नहीं है। अब जैसे, मतलब ये तो बेसिक था, इसके बाद जैसे यहाँ पे आओगे आप रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर में लिखोगे एक ऐसी डिवाइस जो एसी सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देगा, डीसी सिग्नल में। यानी कि यहाँ डेफिनेशन दे दोगे। ठीक है, डेफिनेशन देने के बाद आपको ये डायग्राम भी बना के दिखाने की जरूरत नहीं, अगर आपको आता है डायग्राम बता सकते हो तो बता दियो। और इसका एग्जाम्पल दे दोगे कि पीएन डायोड ये है, यहाँ तक कि आपको रेक्टिफायर की कहानी बिल्कुल क्लियर होगी। इसके बाद आपका आता है कि भैया, अब रेक्टिफायर मैंने बताया यहाँ पे दो प्रकार के हुए, लेकिन एग्जाम में आपका एक ही आएगा कोई सा ना कोई सा। तो आपको ये भी, यानी कि हमारे रेक्टिफायर दो प्रकार के रहेंगे। अब हाफ वेव रेक्टिफायर में एक पीएन डायोड का प्रयोग करें, फुल वेव में एक का। जब यहाँ पे आ जाओगे आप हाफ वेव रेक्टिफायर, तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के बाद में आपको क्या लिखना है, थोड़ा ध्यान से समझना। डायग्राम बनाने के बाद में आपको क्या करना है वो चीज समझनी है। डायग्राम बनाने के बाद आपको ये डायग्राम बना दिया, आप पहले लिखोगे कंस्ट्रक्शन, यानी कि संरचना। ठीक है, या एक साथ कर दो वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, संरचना तथा कार्यविधि। इसके बाद आप क्या लिखोगे, मतलब
आप ये बताओगे कि हमारे पास कोई भी एक एक मतलब ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर में P1 P2 कैसी हमारी प्राइमरी कोइल है, S1 S2 क्या है सेकेंडरी कोइल है, यानी कि इसमें जो प्रयुक्त कर रखा है इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्रयुक्त कर रखा है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और इसमें एक पीएन डायोड का प्रयोग किया जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर में। मतलब इतना लिख दोगे अपनी लैंग्वेज बना के। और आप कहोगे फिर कैसा आपको लिखना है कि जब हम इनपुट इनपुट यानी कि निवेशी सिग्नल निवेशी सिग्नल निवेशी सिग्नल निवेशी निवेशी सिग्नल निवेशी सिग्नल हमेशा P1 और P2 के बीच में से लेते हैं, यानी कि इनपुट वोल्टेज हम P1 P2 उसमें से लेंगे और इसमें लेते हैं। तो फिर इसके बाद बताना है कि S1 और S2 हमारी सेकेंडरी कोइल है, S1 को हमने जोड़ दिया पीएन डायोड के P से, और S2 को जोड़ दिया पीएन डायोड के N से जोड़ दिया। S1 को पहले स्टेप में पहले चरण में हम S1 को क्या करेंगे पॉजिटिव रखेंगे, S2 को कैसा रखेंगे नेगेटिव। तो इस प्रकार से हमारा जो पीएन डायोड है कैसा काम करेगा, फॉरवर्ड बायसिंग के तरीके से काम करेगा। फॉरवर्ड बायसिंग में बता देना है कि फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, करंट ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस कैसा होता है कम होता है। तो जब हमारी करंट ज्यादा होती है रेजिस्टेंस कम होता है तो हमारे सिग्नल मिलेंगे। दूसरे स्टेप में ऐसा लिखना है कि दूसरे चरण में या दूसरे स्टेप में इस वाले पीएन डायोड को क्या करते हैं, इस वाले पीएन डायोड को S1 को एक इस बार क्या करेंगे नेगेटिव रख लेंगे और S2 कैसा रख लेंगे पॉजिटिव रख लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये डायोड अब की बार कैसा काम करेगा रिवर्स बायसिंग में, और रिवर्स बायसिंग में करंट कैसी रहती है कम रहती है, रेजिस्टेंस कैसा होता है ज्यादा होता है। ठीक है स्टूडेंट। और दूसरी बात ये कि जो हमारा रिवर्स बायसिंग होता है उसमें सिग्नल कट हो जाते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में सिग्नल आते हैं। तो अब हम ये वाला बनाने के बाद में ये सारी चीज बताने के बाद में इस अब क्या काम करेंगे, और RL इसमें निवेशी है मतलब लोड रेजिस्टेंस है, लोड प्रतिरोध है जहां से आउटपुट सिग्नल निकलता है। ठीक है। अब हम पहले इसका इनपुट सिग्नल बताते हैं कैसा आएगा, इसके बाद हम बताएंगे आउटपुट सिग्नल कैसा आएगा। फिर मैंने इसके बाद ये वाली सारी चीजें आपको बताई दी थी कि भैया पहले स्टेप में हम क्या करेंगे S1 को तो पॉजिटिव के साथ और S2 को नेगेटिव के साथ रखेंगे, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग मिलेगी, करंट ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा सिग्नल मिलेगा। अब दूसरे स्टेप में बताएंगे S1 को नेगेटिव रखेंगे S2 को पॉजिटिव रखेंगे, रिवर्स बायसिंग होगी, करंट कम होगा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा सिग्नल नहीं मिलेगा। ठीक है। अब हम आपको एक कहानी बताता हूं मैं कि भैया इनपुट का सिग्नल कैसा आया था, हमने इनपुट का सिग्नल कैसा दिया था, इनपुट का सिग्नल कैसा दिया था। इनपुट का सिग्नल हमने कुछ इस तरीके का दिया था ऐसा, यानी कि इनपुट का सिग्नल दिया था हमने AC का। तो अब थोड़ा ध्यान से समझना कि आउटपुट का सिग्नल इसका कैसा मिलेगा, आउटपुट का सिग्नल इसका कैसा मिलेगा, आउटपुट का सिग्नल। ठीक है स्टूडेंट। आउटपुट का ध्यान रखना कैसा मिलेगा। देखो जब पहले वाले बेर में फॉरवर्ड बायसिंग होती है तो हमारी करंट ज़्यादा होती है और करंट ज़्यादा होने के कारण सिग्नल मिलता है, ये पहला वो हो गया। अब क्या करेंगे रिवर्स बायसिंग करेंगे, रिवर्स बायसिंग में करंट नहीं मिलती मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो क्या करेंगे सिग्नल नहीं मिलेगा, तो इतना हिस्सा इसका यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा खाली रह जाता है, यहाँ से यहाँ देखो ये वाला हिस्सा फॉरवर्ड बायसिंग के कारण है। फिर इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करते हैं रिवर्स बायसिंग करते हैं, रिवर्स बायसिंग में सिग्नल नहीं मिलता, अभी बता के आया था मैं, तो सिग्नल नहीं मिलेगा तो ये हिस्सा कट रहा होगा। इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करते हैं बार बार ये प्रोसेस करते रहते हैं, एक बार तो फॉरवर्ड बायसिंग एक बार रिवर्स बायसिंग फिर फॉरवर्ड बायसिंग फिर रिवर्स, तो फॉरवर्ड आएगा इसके बाद रिवर्स, अब इसके बाद रिवर्स के बाद क्या आएगा फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड में हमारा सिग्नल मिलेगा। इसके बाद यानी कि ये किसका सिग्नल हो गया फॉरवर्ड बायसिंग का। इसके बाद दोबारा से उस डायोड को इकलौते डायोड को अब की बार क्या कर देंगे रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग में यहाँ से यहाँ तक का सिग्नल क्या हो गया कट हो गया। जब ये वाला रिवर्स बायसिंग में करा तो ये कट हो गया क्योंकि सिग्नल मिला ही नहीं, मैंने बताया तो। अब किसका नंबर आओगा फॉरवर्ड बायसिंग का, क्या किसका नंबर आ गया फॉरवर्ड बायसिंग, और फॉरवर्ड बायसिंग में क्या मिलता है सिग्नल मिलता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे होगे कि इनपुट
इनपुट सिग्नल हमने एसी का दिया था और आउटपुट सिग्नल हमारा डीसी का मिल गया। और जब डीसी का मिला तो डीसी का सिग्नल वैसा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा है। लेकिन इसमें हर दूसरे नंबर के ये कट हो गए, हर दूसरे नंबर के कट हो गए, देख लो यहाँ पे भी कट हो गया, यहाँ से भी कट हो गया। तो जब ऐसा कट हो जाते हैं तो इसे ही बोलते हैं, इस सिस्टम को ही बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है भैया, क्या बोलते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। इसका मतलब है एसी को डीसी में कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन डीसी के सिग्नल आधे आधे आए हैं। जब आधे आए हैं तो इसे इस वजह से क्या बोलेंगे? हाफ वेव रेक्टिफायर। जल्दी से थंब करके बताओ स्टूडेंट, क्या आप सभी को क्लियर समझ में आ गया? जल्दी जल्दी से बताओ, क्या आप सभी को यहां तक का समझ में आ गया अच्छे तरीके से? जल्दी जल्दी से कमेंट करो, क्या आप सभी को समझ में आ गया अच्छे तरीके से? ठीक है जी। अगर कोई आपसे, अगर कोई, चलो मैं अलग से भी इसकी इफिशिएंसी तो अलग से भी निकलवा दूंगा, अलग से भी डेरिवेशन भी रहता है इसका वैसे, हाफ वेव और फुल वेव का। लेकिन वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट ना है, ठीक है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट ना है। मैं यहीं पे ही बता देता हूँ कि हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशिएंसी कितनी होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशिएंसी कितनी होती है? रेक्टिफायर की, रेक्टिफायर की इफिशिएंसी, दक्षता कितनी होती है? इफिशिएंसी, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दृष्टिकारी की दक्षता लगभग 42% के आसपास में रहती है। अप्रोक्स 42% को यो डीसी बना पाता है। ठीक है भैया, डीसी बना पाता है, मतलब ऐसा नहीं है 100% रहती होगी, 42% के आसपास रहती है। ठीक है स्टूडेंट, चलो इसके बाद ये तो था हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देख लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। पर मैंने एक चीज बताई थी आपको कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड लिया जाता है। तो एक बार मैंने दोबारा से डायग्राम देख लो, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पे केवल एक ही डायोड लिया है। क्या लिया है? एक ही डायोड लिया है। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में स्टूडेंट, फुल वेव रेक्टिफायर में जैसे यहाँ पे एक डायोड लिया, ऐसी सेम टू सेम दूसरा यहाँ पे लेंगे। यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड का प्रयोग करते हैं। एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या आप सभी को क्लियर होगी ये वाली कहानी? चलो अब हम चलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ। ठीक है, इसकी तरफ चलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ। फुल वेव रेक्टिफायर यानी कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। अच्छा जी, ठीक है, इसका डायग्राम बनाते हैं जैसा भी हमने आपको बताया था। इसका डायग्राम भी कुछ इसी तरीके से बनेगा, बस इसमें दो डायोड का हम प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पे हो गया P1 और यहाँ पे क्या हो गया P2। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, और यहाँ ये S1, और यहाँ पर हम बना लेते हैं एक डायोड, PN डायोड, जैसा कि अभी हमने लास्ट टाइम पे बनाया था। ठीक है जी, ये हो गया हमारा PN डायोड, PN डायोड। ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया। इसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, स्टेप अप तो ट्रांसफार्मर लेना ही है। तो इस प्रकार से हम यहाँ क्या काम करेंगे, एक और, बस उस वाले में हमने एक लिया था और इस वाले में क्या ले लेंगे, हम दो ले लेंगे। क्या ले लेंगे भैया? दो, दो डायोड लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से दो डायोड ले लिए। एक बार और सही तरीके से देख लेंगे भाई इसका डायग्राम। लेकिन दो डायोड अगर आप लेोगे तो लोड रेजिस्टेंस को कहां पर रखोगे इस बार?
इस बार लोड रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर रखेंगे भैया बीच में। जो हमारा वो लोड रेजिस्टेंस पहले यहाँ पर नहीं आ रहा था, अब इसे कहाँ पर रखेंगे, बीच में। ऐसे सेंट्रल ट्रैप करेंगे इसे बीच में से ही, इसे बोलते हैं सेंट्रल ट्रैप। ठीक है, बीच में से, यानी कि अब की बार लोड रेजिस्टेंस को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर बीच में, कुछ इस तरीके से। ये हो गया हमारा RL, पहला छोटा था आपका बड़ा बन गया, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। और डायरेक्शन करंट ऐसा फ्लो हो रही है जैसे ये एरो लगी हुई है। ठीक है, ये ऐसा कुछ इस तरीके से। लेकिन आप पहले वाले में तो ये कैसे देख रहे हो, डार्क एरो, लेकिन सेकंड वाले में कुछ इस तरीके के एरो मिलेंगे भैया आपको। ठीक है, कुछ इस तरीके के एरो मिलेंगे आपको। चलो मैं एक सफेद पेन से इन्हें बना लेता हूँ अच्छे से, जिससे कि आपको दिखे ये एरो अच्छे से। मैं इनको मतलब एक ऐसा ऐसा दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये एरो कुछ इस तरीके से रहेंगे। ये डॉटेड एरो इस वजह से क्योंकि ये दूसरे डायोड की सिस्टम को दिखाएंगे। ठीक है ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक बार डायग्राम बना लो सभी, कि डायग्राम की कहानी को बना लो। ये S2, ये S1 इधरली साइड में। ठीक है भाई, ये सेंट्रल ट्रैप T, और ये RL लोड रेजिस्टेंस। यहाँ से आउटपुट लेते हैं, आउटपुट सिग्नल। ठीक है जी, और इधर से वोल्टेज सिग्नल AC वोल्टेज सिग्नल, वो भी इनपुट का AC वोल्टेज सिग्नल, AC वोल्टेज सिग्नल। ठीक है, यहाँ पे इनपुट का। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना भैया, कैसा कैसा काम होगा। क्या डायग्राम आप सभी को समझ में आ गया, जल्दी जल्दी से बताओ। पहले वाले डायग्राम में और इस वाले डायग्राम में क्या अंतर है। अंतर बस इतना है कि इसमें कितने डायोड लगे हुए हैं, उसमें एक डायोड होता है, इसमें कितने डायोड लगे हुए हैं, दो डायोड लगे हुए हैं। ठीक है, और दूसरी बात, इसका बस आउटपुट यहाँ पहले यहाँ पे था, अब बीच में ले लिया। और अब की बार ना, अब की बार दो हिस्से बन गए, एक हिस्सा ऊपर का, एक हिस्सा नीचे का। ठीक है, चलो अब मैं इसका सिस्टम समझाता हूँ, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो पहले इसका मैं आपको वर्किंग समझा देता हूँ। कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल सेम टू सेम उसके जैसी है, बस इतना लिखना है कि इसमें दो डायोड का प्रयोग करेंगे। अब वर्किंग कैसे करेंगे वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आई होप आप सभी का डायग्राम बन गया होगा। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आप सभी का डायग्राम बन गया। जल्दी जल्दी से बताओ क्या आप सभी का डायग्राम बन गया। जल्दी जल्दी से बताओ भैया कमेंट करके एक बार, क्या आप सभी का डायग्राम बन गया। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से। अगर कोई आपसे पूछने लगा है कि फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, तो भैया दो डायोड होते हैं। ठीक है, दो डायोड होते हैं, एक तो ऊपरले वाले नंबर का, एक निचले वाले का। चलो मैं एक काम करता हूँ, ऊपरले वाले को ना भैया यहाँ इनका नाम लिख देता हूँ, जिससे कि आपको याद रहे। इसे D1 कह दिया डायोड पहला, और इसे क्या कह दिया D2, जिससे कि आपको पता रहे D1 D2 किसे कह रहा हूँ, कौन से वाले उसकी बात हो रही है। तो दो डायोड हो गए इसमें, पहला डायोड D1 और दूसरे वाले डायोड D2। अब ध्यान से समझियो क्या काम करता हूँ स्टेप फर्स्ट में। चलो एक डायोड हो गया हमारे पास D1, एक हो गया डायोड D2, एक डायोड D1, एक डायोड हो गया D2। अब क्या काम करता हूँ पहले स्टेप में, स्टेप फर्स्ट में काम कैसा करूंगा। स्टेप फर्स्ट में D1 को तो मैं कर लेता हूँ, D1 को क्या कर लेता हूँ, D1 को फॉरवर्ड बायसिंग में ले लेता हूँ। किस में ले लेता हूँ, फॉरवर्ड बायसिंग में। ठीक है, मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ। पहले स्टेप में डायोड फर्स्ट को फॉरवर्ड बायसिंग में ले लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, फॉरवर्ड बायसिंग में। फॉरवर्ड बायसिंग में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड बायसिंग में लेने के लिए एस वन को तो इसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव,
ठीक है भैया। इस यानी कि आप ज्यादा ड्रामे मत ना लिखना, आप बस ये लिख लेना जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि हमने पहले बता दिया कि फॉरवर्ड कब होता है। फॉरवर्ड कब होता है कि जब हम पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से जोड़ लेते हैं। तो आप बस ऐसे लिखना कि स्टेप फर्स्ट में डी1 को यानी कि डायोड फर्स्ट को फॉरवर्ड बायसिंग रखते हैं, और डायोड डी2 को कैसे रखते हैं, दूसरे वाले डायोड को कैसे रखते हैं, रिवर्स बायसिंग रखते हैं। कैसी बायसिंग में रखते हैं, रिवर्स बायसिंग में। मैंने आपको ये सारी चीज बता रखी थी कि फॉरवर्ड और रिवर्स कैसा काम करते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझना। तो D1 जब फॉरवर्ड बायसिंग में होता है तो इसमें करंट की वैल्यू कैसी होती है, करंट की वैल्यू ज्यादा होती है। और इस वाले में रिवर्स बायसिंग में करंट की वैल्यू कैसी होती है, कम होती है। ठीक है भाई। अब जब करंट की वैल्यू ज्यादा होती है तो सिग्नल मिलेगा, मैंने आपको बताया था इसमें सिग्नल मिलेगा। ठीक है। और इसमें रेजिस्टेंस कैसा होता है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कैसा रहता है, कम रहता है। तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से सिग्नल मिलता है। अब यहाँ पर करंट ज्यादा है, वो करंट कम है, और रेजिस्टेंस कैसा है, रेजिस्टेंस कैसा है भैया, रेजिस्टेंस कैसा है, ज्यादा। तो इसका मतलब है सिग्नल, इस वाले केस में सिग्नल नहीं मिलेगा, मैंने आपको बताया था सिग्नल नहीं मिलेगा। तो अच्छा क्या होगा, पहले स्टेप में तो ये काम कर लिया कि D1 को फॉरवर्ड और D2 को रिवर्स कर लिया पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में, स्टेप सेकंड में क्या करा, स्टेप सेकंड में D1 को तो क्या कर लिया, रिवर्स कर लिया। D1 को रिवर्स कर लिया, D2 को कैसा कर लिया, दूसरे डायोड को कैसा कर लिया, फॉरवर्ड कर लिया। अब इसका इफेक्ट सिग्नल पे क्या पड़ा वो सारी चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली चीज मैं आपको दिखाता हूँ। क्या ये वाली स्लाइड आपको समझ में आया अच्छे तरीके से? जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी से थंब करके बताओ भैया। क्या आपको ये समझ में आया कि पहले स्टेप में डायोड, पहले वाले डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में रखेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग में रखने से करंट ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो सिग्नल मिलेगा, सिग्नल मिलेगा। D2 को कैसे रखेंगे, रिवर्स बायसिंग में रखेंगे, रिवर्स बायसिंग में करंट कम रहेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, सिग्नल नहीं मिल पाएगा, कट हो जाएगा। दूसरे वाले स्टेप में बदल लेंगे अब की बार, पहला D1 को फॉरवर्ड रखा था, अब की बार D1 को कैसे कर लेंगे, रिवर्स। D2 को कैसा, पहला D2 को रखा था रिवर्स, आपका D2 को कैसे रखेंगे, फॉरवर्ड, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो अब इनका सबका सिस्टम सर्किट में कैसे देखने को मिलता है, इनपुट और आउटपुट पर क्या फर्क पड़ता है। देखो अब देखो, जब पहले वाले, अब थोड़ा सा ध्यान देना, इनपुट का सिग्नल कैसा आता है इसमें, इनपुट का सिग्नल आता है भैया ऐसा, इनपुट का सिग्नल इसमें मिलता है हमें पूरा। इनपुट का तो हम सही दे रहे हैं भाई, एसी का दे रहे हैं। अब एसी का दो डायोड कैसे बदल कर देंगे, देखो भाई ध्यान देना भाई। पहले वाले स्टेप में क्या करा था हमने, पहले वाले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या करा था, D1 को कैसा रखा था, पॉजिटिव, D1 को कैसा रखा था, पॉजिटिव, D2 को कैसा रखा था, D2 को कैसा रखा था, मतलब हमने एक काम करते हैं भैया, D1 को हमने रखा था, D1 को रखा था फॉरवर्ड बाइस, और D2 को कैसा रखा था, रिवर्स बाइस। दूसरे वाले स्टेप में क्या करा था, दूसरे वाले में D1 को तो रखा था रिवर्स बाइस, और D2 को कैसा रखा था, फॉरवर्ड बाइस। अब देखो D1 यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस है, D1 फॉरवर्ड बाइस है तो सिग्नल मिलेगा, सिग्नल आ गया, ये आ गया। ठीक है जी। अब रिवर्स बाइस कह रहा है, रिवर्स बाइस में ये वाला निचले वाला सिग्नल, ये वाला कट आ जाना था, लेकिन जैसे ये मान लो रिवर्स बाइसिंग में ये वाला सिग्नल मतलब नीचे का आता, नीचे के में रिवर्स बाइसिंग में सिग्नल आता ही नहीं, तो गैप हो जाता, मान लो यहाँ से यहाँ तक का गैप हो जाता। लेकिन तुरंत ही D1, ये D2 क्या काम करने लग जाता है, फॉरवर्ड बाइसिंग है ना, तो यो इसे कटे हुए सिग्नल को क्या करने लग जाता है, भरने लग जाता है, ये आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार से इनपुट सिग्नल तो हमने दिया पूरा, और आउटपुट का हमारा कुछ इस तरीके का ऊपर का विदाउट कट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप देख रहे होगे फुल मिल रहा है, फुल डीसी का मिल रहा है। ठीक है, फुल डीसी का मिल रहा है, क्योंकि भैया एक बार तो हम ले रहे हैं दोनों में से, एक को फॉरवर्ड एक को रिवर्स, दूसरी बार में क्या रह रहे हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स। पहली बार में तो सिग्नल मिल गया, चाहे D1 से मिला चाहे D2 से मिला, आ गया। फिर जब दूसरे वाली स्टेप पर गए, दूसरे वाले में भी तो एक फॉरवर्ड है, तो चलो D1 का ना मिलेगा, इसका तो मिलेगा, ये आ गया। फिर तीसरे वाले स्टेप में भी ऐसे जाओगे, तीसरे वाले स्टेप में फिर ये आ जाएगा, चलो इन दोनों में से रिवर्स में सिग्नल ना मिला तो इसमें तो मिला, ये वाला आ गया। फिर इस वाले में आ गया, D1 में ना मिला तो D2 में मिल गया, ये आ गया। इसके बाद फिर इस पे चलो D2 में ना मिला तो D1 में मिला, इस तरीके से। यानी कि अब की बार दो डायोड लेने का हमारा यो फायदा हुआ
कि पहले सिग्नल कट होकर एक स्पेस हो रहा था और फिर सिग्नल आ रहा था, एक स्पेस हो रहा था फिर सिग्नल। अब की बार पहले वाले में भी दूसरे वाले में भी एकदम इकसार आऊंगे, बिल्कुल फिक्स होकर आऊंगे। तो इसे ही हम बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को जैसे ये आया है इसे ही बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन। उसमें तो हाफ वेव था, अब देखो फुल वेव ना मिल रही, फुल वेव की डीसी यानी कि फुल वेव यानी कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। जल्दी से बताओ स्टूडेंट कमेंट करके, क्या आप सभी को हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर समझ में आ गया? जल्दी से बताओ। यानी कि एक क्वेश्चन में 3 डायग्राम तो बना के आने हैं आपको। कौन कौन सा? एक तो उसका खुद का, एक उसका इनपुट का जैसे ये दिखाई दे रहा है, एक उसका आउटपुट का। 3 डायग्राम बना के आने, उन 3 डायग्राम के बारे में अच्छे से लिखना है। आपको पूरे के पूरे नंबर इसमें मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है, चाहे हाफ आवे चाहे फुल आवे, आएगा जरूर। और रेक्टिफायर भी अलग से छोटा क्वेश्चन आपका पूछ ले जाएगा। रही बात इफिशियंसी की, कि फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी लगभग कितनी रहती है, तो फुल वेव रेक्टिफायर की भी लगभग इसके आसपास ही रहती है। फुल वेव में भी 78 से 80% के बीच में रहती है इफिशियंसी लगभग। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी भी लगभग 78 से 80 के बीच बीच में अप्रोक्सीमेट मिल जाएगी। क्या आप सभी को यहाँ तक का लेक्चर समझ में आया? अगर सभी को समझ में आया तो एक बार थंब कर दो, और ये सारी चीजें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना और एग्जाम में एक्यूरेटली लिख आना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम भाइयों सभी को। ठीक है।